ये वीडियो रहने वाली है UFC 297 की रीकैप वीडियो, जहां पर मेन कार्ड की फाइट्स के बारे में इन शॉर्ट बात करेंगे। बट उससे पहले मेन कार्ड को अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा मेन कार्ड काफी अनएक्सपेक्टेड गया, जहां पर जिस वे से ऑन पेपर ये फाइट्स जानी चाहिए थी वैसी तो फाइट जरा भी नहीं गई, और इसलिए मेरी ओपिनियन में ये पूरा कार्ड काफी अनएक्सपेक्टेड था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट आर्नल्ड एलन वर्सेस मोवज़ार इवलोव से। मोवज़ार इवलोव इस फाइट को जीत गया बाय 2 राउंड्स टू 1 यूनानिमस डिसीजन। बट इस फाइट को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही है कि आर्नल्ड एलन इस फाइट को जीत गया था और वो जो इलीगल नीज थी वो एक्चुअली में लीगल नीज थी। अब टू बी ऑनेस्ट, जस्ट लाइक शॉन स्ट्रिकलैंड वर्सेस ड्रिकस डु प्लेसी की फाइट है, जहां पर वो फाइट भी काफी क्लोज फाइट थी। एग्जैक्टली मेरी ओपिनियन में मोवज़ार इवलोव वर्सेस आर्नल्ड एलन की फाइट भी काफी क्लोज फाइट गई। आई डू बिलीव कि मोवज़ार इवलोव इस फाइट को जीत गया, बट अगर राउंड 1 को देखा जाए तो ये राउंड काफी क्लोज राउंड था, क्योंकि स्ट्राइकिंग में एलन विन कर रहा था। बट राउंड 1 के लेटर पार्ट में मोवज़ार इवलोव ने स्टार्ट कर दिया आर्नल्ड एलन को ग्राउंड में लेके जाने का, और इसीलिए आई थिंक राउंड 1 मोवज़ार इवलोव को मिला। बट अगर राउंड 2 की बात करें तो एक कंप्लीट राउंड मोवज़ार इवलोव का था, जहां पर इस पूरे राउंड की सबसे बिगेस्ट मूवमेंट तब आती है जब मोवज़ार इवलोव एक जैब को थ्रो करता है, और वो जैब इतना परफेक्टली लैंड होता है कि आर्नल्ड एलन उस जैब से नॉकडाउन हो जाता है। और जब वो फिर से वापस खड़ा होता है तो उसका पूरा फेस एक्सपोज था, और इसीलिए मोवज़ार इवलोव अपने राइट हुक को कनेक्ट करता है, जो एक बार फिर से क्लीन लैंड होता है आर्नल्ड एलन के फेस पर। अब जैसे मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में कहा था कि मोवज़ार इवलोव की स्ट्राइकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका जैब है, और राउंड 2 में हम एग्जैक्टली यही देख सकते थे, जहां पर आर्नल्ड एलन को नॉकडाउन करने के बाद भी मोवज़ार इवलोव ने जैब थ्रो करना नहीं बंद किया, और मोस्टली ये जैब्स आर्नल्ड एलन के फेस पर कनेक्ट भी हुए। राउंड 2 में मोवज़ार इवलोव की रेसलिंग काफी अच्छी दिखने लगी, जहां पर वो एलन को मल्टीपल टाइम्स ग्राउंड में लेके गया। आर्नल्ड एलन ने ट्राई की स्क्रैम्बल करके उस पोजीशन से बाहर निकलने की, बट राउंड 2 में मोवज़ार इवलोव की रेसलिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी। अब इसके बाद राउंड 3 की अगर बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि आर्नल्ड एलन को पता लग गया था कि अगर उसे ये फाइट जीतनी है तो फिर उसे राउंड 3 काफी डोमिनेटली जीतना होगा, या फिर मोवज़ार इवलोव को फिनिश करना होगा। और इसीलिए हम देख भी सकते थे कि राउंड 3 में आर्नल्ड एलन काफी एग्रेसिव था। अब यहाँ पर बात आती है पूरे कंट्रोवर्सी की कि क्या वो नीज लीगल थी या फिर इलीगल थी। तो ऑफिशियल रूल ये बोलता है कि फीट के साथ अगर कोई भी बॉडी पार्ट ग्राउंड में टच हुआ तो फिर वो फाइटर एक ग्राउंडेड फाइटर माना जाएगा, और फिर ओपोनेंट उसे नी नहीं थ्रो कर सकता। अब जैसे कि यहाँ पर मोवज़ार इवलोव का हैंड टच हो रहा था, तो उसके बारे में रूल ये बोलता है कि फाइटर ग्राउंडेड तभी माना जाएगा जब उसका पूरा पाम यानी कि पूरा हाथ मैट को टच कर रहा हो, तो फिर वो ग्राउंडेड फाइटर होगा। बट सिर्फ अगर उसकी फिंगर्स टच कर रही होंगी तो फिर वो ग्राउंडेड फाइटर नहीं होगा। तो नी लैंड होने से पहले पूरा मोवज़ार इवलोव का हैंड मैट को टच कर रहा था, बट जब वो नी लैंड हुई है तब मोवज़ार इवलोव का हैंड टच नहीं कर रहा था। उस पर्टिकुलर टाइम पे मोवज़ार इवलोव की सिर्फ फिंगर्स टच कर रही थी, तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये सारी लीगल नीज थी, तो इसीलिए फाइट कंटिन्यू होनी चाहिए थी। बट एनीवेज फाइट को स्टॉप किया गया, और फिर उसके बाद जब फाइट फिर से रीस्टार्ट हुई तो आर्नल्ड एलन ने एक बार फिर से प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया। उसने कपल ऑफ पंच कॉम्बिनेशंस को लैंड भी किया, और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसी आती है जहां पर आर्नल्ड एलन ऑलमोस्ट जीत गया था। मोवज़ार इवलोव ने आर्नल्ड एलन के ऊपर एक टेक डाउन को शूट किया, बट यहाँ पर एलन ने काफी फास्ट अपने सिग्नेचर निंजा स्टैंडिंग गिलेटिन चोक को लॉक इन कर दिया, और ये चीज कंफर्म है कि वो पूरा लॉक इन हो गया था। बट यहाँ पर मोवज़ार इवलोव की काफी तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि उसने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने एकदम से क्रोकोडाइल स्पिन करना स्टार्ट कर दिया, और काफी स्मार्टली वो इस पोजीशन से बाहर निकल गया। सो ओवरऑल ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट थी, बट आई डू बिलीव कि मोवज़ार इवलोव इस फाइट को जीता है, और इसी विन से अब मोवज़ार इवलोव टॉप 5 में एंटर हो चुका है। एंड लेट्स सी उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होता है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी क्रिस कर्टिस वर्सेस मार्क-एंड्रे बेरियल्ट के बीच में, और ये फाइट भी जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे स्लाइटली डिफरेंट गई है। हमेशा से बेरियल्ट का फाइटिंग स्टाइल रहा है कि वो एक एग्रेसिव फाइटर है, वो हमेशा अपने ओपोनेंट को पुश बैक करता है। बट इस फाइट के पहले 2 राउंड्स में आप देख सकते थे कि मार्क-एंड्रे बिल्कुल भी वैसी फाइट नहीं कर रहा है, और वो बेसिकली क्रिस कर्टिस के साथ एक पॉइंट फाइटिंग कर रहा है। बेरियल्ट ने इस फाइट में बहुत ही ज्यादा कम चांसेस लिए, और अगर क्रिस कर्टिस की बात करें तो यूजुअली जैसे वो फाइट करता है इस फाइट में भी उसने वैसी ही फाइट की, और वो इस फाइट को जीत गया बाय यूनानिमस डिसीजन। तो आई डोंट नो व्हाई बेरियल्ट ने जरा भी ट्राई नहीं किया क्रिस कर्टिस को पुश बैक करने का या फिर और ज्यादा एग्रेसिव होने का, क्योंकि थर्ड राउंड के लेटर पार्ट में जब बेरियल्ट ने फाइनली डिसाइड किया कि वो क्रिस कर्टिस के साथ एक ब्रॉल करेगा, तो ओवरऑल उस एक्सचेंज को आई थिंक बेरियल्ट जीत रहा था। सो मेरी ओपिनियन में डेफिनेटली बेरियल्ट को चाहिए था कि वो स्टार्टिंग से अपनी पेस को पुश करे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने वैसा नहीं
किया और इसीलिए वो इस फाइट को नहीं जीत पाया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट पूरे कार्ड की सबसे शॉकिंग फाइट थी क्योंकि इस फाइट में पूरे कार्ड का सबसे बड़ा अपसेट हुआ जहां पर आउट ऑफ नोवेयर राउंड 3 में नील मैग्नी कमबैक करता है और वो माइक मेलेट को नॉकआउट कर देता है। पूरे 14 मिनट्स माइक मेलेट ने नील मैग्नी को बीट किया जहां पर ये लग रहा था कि नील मैग्नी माइक मेलेट के साथ जरा भी बिलोंग नहीं करता, बट इतने ज्यादा पंचेस थ्रो करने के बाद एकदम से माइक मेलेट का कार्डियो डंप हो गया और नील मैग्नी इसकी एडवांटेज लेता है जहां पर वो माइक मेलेट को ग्राउंड में लेके जाता है और कंटिन्यूसली ग्राउंड एंड पाउंड थ्रो करने के बाद फाइनली रेफरी को स्टेप इन करना पड़ता है और ये फाइट स्टॉप करनी पड़ती है। कनाडा के लिए माइक मेलेट एक बहुत बड़ा नाम था और माइक मेलेट के पीछे बहुत ज्यादा हाइप थी, बट नील मैग्नी ने ये सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया। आई थिंक माइक मेलेट की यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये थी कि हर एक राउंड में माइक मेलेट ट्राई कर रहा था कि वो नील मैग्नी को फिनिश करेगा और इसलिए हम देख सकते थे कि माइक मेलेट अपने हर एक टेक डाउन हो गया या फिर हर एक पंच हो गया उसमें बहुत सारी पावर को यूज कर रहा था और जब फाइनली फाइट का लास्ट मिनट आया तो माइक मेलेट का गैस टैंक डाउन हो गया। बट अगर नील मैग्नी की बात करें तो वो एक ऐसा फाइटर है जिसको कभी भी कार्डियो की प्रॉब्लम नहीं आई है और इसीलिए इसकी एडवांटेज लेते हुए नील मैग्नी माइक मेलेट को ग्राउंड में लेके गया और टू बी फेयर मेरी ओपिनियन में ये फाइट 5 to 10 सेकंड्स पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी, बट रेफरी ने माइक मेलेट को सर्वाइव करने के लिए हर एक चांस दिया। बट माइक मेलेट इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि उसकी बॉडी वर्क करना बंद कर गई और नील मैग्नी के कंटिन्यूस पंचेस लेने के बाद लास्ट के 16 सेकंड्स में ये फाइट ओवर हो जाती है। तो नील मैग्नी का एक बहुत बड़ा अपसेट था और ये चीज हम देखते आ रहे हैं कि ये कभी भी राइट चॉइस नहीं होती है अगर फाइटर फाइट से पहले ये डिसाइड करके चले कि वो इस फाइट को फिनिश करने वाला है, क्योंकि जस्ट लाइक माइक मेलेट अगर फाइट जल्दी ओवर नहीं होती है तो फिर वो वाला फाइटर बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाता है। तो नील मैग्नी की ये बहुत बड़ी विन थी और अगर माइक मेलेट की बात करें तो उसे इस फाइट को भुलाना होगा और उसे डेफिनेटली चाहिए कि वो और भी बेटर कमबैक करे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट थी UFC 297 की को मेन इवेंट जहां पर रकेल पेनिंगटन ने मायरा ब्यूनो सिल्वा को यूनानिमस वे से डिफीट कर दिया और इसी विन के साथ वो बन गई है विमेन्स बैंटमवेट चैंपियन। जीरो गेम प्लान फॉलो करने के बाद भी रकेल पेनिंगटन ने मायरा ब्यूनो सिल्वा को कंफर्टेबली बीट कर दिया और इससे पता चलता है कि मायरा ब्यूनो सिल्वा अपनी गेम में कितनी ऑफ थी। इन दोनों के बीच में जब भी स्ट्राइकिंग एक्सचेंज हो रहा था तो उस एक्सचेंज को रकेल पेनिंगटन विन कर रही थी और इसीलिए पेनिंगटन के कोचेस भी ये बोलने लग पड़े कि उसे चाहिए कि वो मायरा ब्यूनो सिल्वा के साथ जरा भी क्लिंच वर्क ना करे, अगर फाइट ग्राउंड में जाती है तो वो किसी भी तरह से उस पोजीशन से बाहर निकले और फिर से इस फाइट को एक स्ट्राइकिंग फाइट बनाए। बट रकेल पेनिंगटन ने जरा भी अपने कोचेस की बात नहीं मानी और जब उसने मायरा सिल्वा को स्ट्राइकिंग में ऑलमोस्ट स्टन कर दिया था तो उसके बाद फिर से डिस्टेंस को मेंटेन करने की जगह रकेल पेनिंगटन ने मायरा ब्यूनो सिल्वा के साथ क्लिंच वर्क किया और फिर ये फाइट ग्राउंड में चली गई। तो बिना अपने कोचेस की बात सुनने के बाद भी रकेल पेनिंगटन इस फाइट को जीत गई क्योंकि यहाँ पर जो मायरा ब्यूनो सिल्वा का गेम प्लान था वो बहुत बुरा था। स्टार्टिंग के राउंड्स में मायरा सिल्वा ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी को वेस्ट कर दिया, जहां पर सबमिशंस थे भी नहीं वहां पर भी मायरा सिल्वा ने ट्राई की रकेल पेनिंगटन को सबमिट करने की और ये सब करने की वजह से मायरा सिल्वा ने अपने हैंड्स को पहले ही एग्जॉस्ट कर लिया था। इवन जब राउंड 2 या फिर राउंड 3 खत्म हुआ था तो मायरा सिल्वा के कोचेस उसे समझाने की ट्राई कर रहे थे, बट वहां पर मायरा सिल्वा ने अपने कोचेस की नहीं सुनी और बिना मतलब की अपनी एनर्जी को वेस्ट करने लग पड़ी शाउट करके। और फिर इसके बाद जैसे ही चैंपियनशिप राउंड्स आए तो मायरा सिल्वा इतनी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी कि वो फिर से स्टैंड करना ही नहीं चाहती थी। और जब राउंड 5 की बारी आई तो एंड ऑफ द राउंड 5 में हम देख सकते थे कि वहां पर मायरा सिल्वा को चाहिए था कि वो अपनी एनर्जी को पूरा यूज कर दे रकेल पेनिंगटन को फिनिश करने के लिए, बट तब तक मायरा सिल्वा कंप्लीटली गिव अप कर गई थी। उसने इवन ट्राई तक भी नहीं किया रकेल पेनिंगटन को बीट करने का और इसीलिए ये फाइट इजीली रकेल पेनिंगटन विन कर गई। तो अगेन UFC 297 की एक और फाइट काफी वियर्ड गई क्योंकि जिस वे से ये फाइट प्ले आउट हुई आई डोंट थिंक सो किसी ने भी ये चीज को एक्सपेक्ट किया होगा। और अब बात करते हैं UFC 297 की मेन इवेंट फाइट के बारे में जहां पर ड्रिकस डु प्लेसी ने शॉन स्ट्रिकलैंड को एक स्प्लिट डिसीजन से बीट कर दिया और इसी के साथ ड्रिकस डु प्लेसी बन गया है अनडिस्प्यूटेड मिडलवेट चैंपियन। अब क्या ये रॉबरी थी, क्या शॉन स्ट्रिकलैंड को विन करना चाहिए था या फिर ड्रिकस डु प्लेसी एक राइटफुल विनर है, इस चीज को लेकर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन होगा, वहां पर भी तुम्हें ये मिल जाएगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर सिर्फ फाइट की बात करें तो शॉन स्ट्रिकलैंड एंड ड्रिकस डु प्लेसी दोनों ने अमेजिंग फाइट की है जहां पर दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे के साथ ब्रॉड फाइट की है और तभी ये फाइट एक रेजर शार्प क्लोज गई थी। अब कुछ चीजों को लेकर मैं इस फाइट में भी शॉक हूं जहां पर सबसे मेन चीज जिसने सबको शॉक किया है वो है ड्रिकस डु प्लेसी का 5 राउंड्स का कार्डियो। आई मीन किसी ने भी बिलीव नहीं किया होगा कि ड्रिकस डु प्लेसी चैंपियनशिप राउंड्स में भी यानी कि 4th और 5th राउंड में भी सक्सेसफुल होगा शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर प्रेशर को डालने पर, बट स्टिल ड्रिकस
ड्रिकस डुप्लेसी ने ये करके दिखाया और जो भी उसके गैस टैंक पर बिलीव नहीं करते थे उन सबको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। इस पूरी फाइट में जो सेकंड चीज है जिसने मुझे शॉक किया वो था कि इस फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड अपने रिदम को जरा भी फाइंड नहीं कर पाया और इस पूरी फाइट में एक भी ऐसा राउंड नहीं था जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने ड्रिकस डुप्लेसी को प्रेशर बैक किया हो। इवन जो शॉन स्ट्रिकलैंड का कोच है वो तक शॉन स्ट्रिकलैंड को राउंड 3 ऑनवर्ड्स यही बोल रहा था कि अब उसको वेकअप करना होगा और उसे चाहिए कि वो ड्रिकस डुप्लेसी को प्रेशर बैक करे। बट जैसा कि हम जानते हैं राउंड 5 के अगर एंड को हटा दिया जाए तो इस पूरी फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड ड्रिकस डुप्लेसी को प्रेशर बैक नहीं कर पाया और इवन जब वो प्रेशर डालने का ट्राई भी कर रहा था तो वहां पर ड्रिकस डुप्लेसी अपने बिग पंचेस को स्विंग कर रहा था और इसकी वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड को स्टेप बैक होना पड़ा। अब क्योंकि ये फाइट ओवर हो चुकी है तो ये मैटर नहीं करता कि ड्रिकस को ये फाइट जीतनी चाहिए थी या फिर नहीं, बट हम सबको ड्रिकस को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ड्रिकस डुप्लेसी इतने ज्यादा प्रेशर के साथ फाइट करने वाला है। वो इस पूरी फाइट का वॉर शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर लेके आया है और ये चीज काफी अमेजिंग है क्योंकि नॉर्मली अगर हम शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट देखें तो ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड होता है जो अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है। अब स्टार्टिंग ऑफ द फाइट की बात करें तो जब भी ड्रिकस डुप्लेसी शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर अटैक करने का देख रहा था तो वहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी अच्छे काउंटर पंचेस किए जहां पर उसका जैब हो गया या फिर राइट स्ट्रेट हो गया, वो दोनों पंचेस लैंड हो रहे थे और ड्रिकस डुप्लेसी मार्च फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था। इवन अगर हम लेग किक्स की भी बात करें तो इजराइल अदसाने की फाइट ऑनवर्ड्स ये चीज हमने शॉन स्ट्रिकलैंड की काफी अच्छी देखी है कि वो अब अपने ओपोनेंट्स की लेग किक्स को काफी अच्छे वे से डिफेंड करने लग पड़ा है। और अगर इस फाइट की भी बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ऑलमोस्ट हर कोई लेग किक को उसने डिफेंड किया है, बट इसी के साथ जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही हम देख सकते थे कि ड्रिकस डुप्लेसी ने भी अपने फाइटिंग स्टाइल में एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया जहां पर वो शॉन स्ट्रिकलैंड की बॉडी को टारगेट करने लग पड़ा और इसी के साथ वो शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में भी लेके चले गया। अपने सारे अटैक्स को मिक्स करने के बाद ही ड्रिकस डुप्लेसी के बिग पंचेस लैंड होने लग पड़े और आई थिंक ये जो ड्रिकस ने एडजस्टमेंट की है इसी की वजह से वो इस फाइट को जीत गया। अगर डीडीपी फर्स्ट राउंड की तरह सिर्फ यही देखता कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के सिर्फ हेड को टारगेट करेगा तो इस पूरी फाइट में ड्रिकस काउंटर होता, बट यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसी ने काफी अच्छी एडजस्टमेंट की और उसने अपने सारे अटैक्स को मिक्स किया। इवन जो ड्रिकस की किक्स थी उन्होंने भी काफी ज्यादा शॉन स्ट्रिकलैंड को ट्रबल में डाला है क्योंकि बेशक शॉन स्ट्रिकलैंड ड्रिकस डुप्लेसी की लेग किक्स को डिफेंड कर रहा था, बट जब ड्रिकस डुप्लेसी की बॉडी किक्स या फिर हेड किक्स की बात करें तो वो दोनों किक्स लैंड हो रही थी। इसी चीज को लेकर अगर हम शॉन स्ट्रिकलैंड की बात करते हैं तो आई थिंक इस पूरी फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड वन डायमेंशनल था। शॉन स्ट्रिकलैंड ने इस पूरी फाइट में मोस्टली सिर्फ 3 पंचेस को ही थ्रो किया है जहां पर सबसे पहला उसका जैब था, सेकंड उसका राइट स्ट्रेट पंच और जब थर्ड पंच की बात करें तो ये था उसका हुक पंच। इन तीनों पंचेस के अलावा जब राउंड 5 के लास्ट सेकंड्स बचे थे तब जाकर शॉन स्ट्रिकलैंड बिग पंचेस को स्विंग करने लग पड़ा जहां पर उसके ओवरहैंड राइट पंचेस कनेक्ट भी हुए, बट तब तक बहुत लेट हो गया था। तो ओवरऑल मेरी ओपिनियन में क्योंकि ड्रिकस डुप्लेसी इस पूरी फाइट में वन डायमेंशनल नहीं आया था और दोनों में से ड्रिकस डुप्लेसी था जिसने ज्यादा डैमेजिंग शॉट्स और ज्यादा हेवी पंचेस को थ्रो किया है, आई थिंक ड्रिकस डुप्लेसी इस फाइट को जीता। बट अगेन मैं बोलूंगा कि ये फाइट एक बहुत ज्यादा क्लोज फाइट थी, इसलिए हम इस फाइट को एक रॉबरी नहीं बोल सकते। इवन अगर जजेस ने इस फाइट को शॉन स्ट्रिकलैंड को दिया होता तब भी ये चीज रॉबरी नहीं होती और अब ड्रिकस डुप्लेसी जीता है तो भी ये रॉबरी नहीं है। सो ओवरऑल अमेजिंग मेन इवेंट और एक काफी क्लोज फाइट जहां पर जैसे ये फाइट गई है डेफिनेटली शॉन स्ट्रिकलैंड डिजर्व करता है रीमैच फाइट करना, बट ये चीज डायना व्हाइट बोल चुका है कि शॉन स्ट्रिकलैंड को रीमैच नहीं मिल रहा है तो मोस्ट लाइकली शॉन स्ट्रिकलैंड को एक या फिर 2 फाइट्स को और करना होगा टाइटल शॉट फिर से लेने के लिए। वेयरएज ड्रिकस डुप्लेसी की बात करें तो या तो फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट हमजा चिमाएव होगा या फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन इजराइल अदसानिया होगा। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वॉइस अनॉय कर रही हो क्योंकि बहुत गलत टाइम पे बीमार हुआ मैं, बट होपफुली आने वाले डेज में मेरी वॉइस ठीक हो जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।